going to discuss about the structure and function of cochlea. As I have told you in the previous video that internal ear has two parts. One is called cochlea, which is the organ for hearing, and the other is known as vestibular apparatus, which is the organ for equilibrium. In this video, we will discuss about the structure of cochlea in detail. As you can see in this diagram that cochlea resembles a snail shell. इसकी जो शेप होती है वो स्नेल के शेल की तरह होती है, बिल्कुल इस तरह। ये कॉकलिया की इस तरह शेप होती है, एक स्नेल शेप। जो हमने यहाँ अगर आप देखें तो एंटीरियरली कॉकलिया प्रेजेंट है और पोस्टीरियरली वेस्टिब्यूल। सो इट मीन्स एंटीरियर जो है वो कॉकलिया होता है, पोस्टीरियर वेस्टिब्यूल। तो पोस्टीरियरली ये कॉकलिया जो है ये एंटीरियर पार्ट ऑफ वेस्टिब्यूल के अंदर ओपन होता है। ये है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ वेस्टिब्यूल, ये है एंटीरियर पार्ट ऑफ वेस्टिब्यूल, और ये है कॉकलिया। कॉकलिया अगर हम पोस्टीरियरली उसको फॉलो करें तो वो एंटीरियर पार्ट ऑफ वेस्टिब्यूल के अंदर जो है वो ओपन हो रहा होता है। सो इट रिजेंबल्स अ स्नेल शेल एंड इट ओपन्स पोस्टीरियरली इनटू द एंटीरियर पार्ट ऑफ द वेस्टिब्यूल। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो हमें पता चलता है कि कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल पिलर। ये एक सेंट्रल पिलर है। अब मैं सिर्फ कॉकलिया का स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा, वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल्स को मैं छोड़ दूंगा। अब सिर्फ मैं कॉकलिया का स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा। सो इट रिजेंबल्स अ सेंट्रल पिलर। ये इस तरह एक सेंट्रल पिलर है। इस सेंट्रल पिलर को हम नाम देते हैं मेलोडियस। और इस सेंट्रल पिलर के अराउंड एक हॉलो बोनी ट्यूब जो है वो सर्कुलरली टर्न करती है। उसके अराउंड वो ऐसे हॉलो बोनी ट्यूब जो है वो टर्न करती है, और एज अ रिजल्ट जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनता है उसको हम नाम देते हैं कॉकलिया। ये जो सेंट्रल पिलर है, लेट्स सपोज कि इस तरह ये एक सेंट्रल पिलर है, यूं एक सेंट्रल पिलर है, उसके अराउंड जो है ऐसे, उसके अराउंड इस तरह एक हॉलो बोनी ट्यूब जो है वो टर्न करती है। अगर मैं कैमरे में शो करूँ तो ये एक सेंट्रल पिलर है, उसके अराउंड इस तरह एक हॉलो बोनी ट्यूब जो है वो टर्न करती है, और एज अ रिजल्ट जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम नाम देते हैं कॉकलिया। अगर हम इस सेंट्रल पिलर की बात करें तो ये जो सेंट्रल पिलर है ये कोनिकल होता है शेप में। ये जो सेंट्रल पिलर है मेलोडियस, ये कोनिकल है शेप में। ये जो है ये उसका एपेक्स है और ये उसकी बेस है। इट्स एपेक्स इज डायरेक्टेड एंटीरोलैटरली। ये हमने सुपीरियर व्यू ड्रा किया हुआ है स्कल का, जिसकी ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है और ये लैटरल साइड्स हैं। सो इट्स एपेक्स इज डायरेक्टेड एंटीरोलैटरली एंड इट्स बेस इज डायरेक्टेड पोस्टरोमीडियली। इसकी बेस जो देखें तो वो पोस्टरोमीडियली डायरेक्टेड है, और इसका जो एपेक्स है वो एंट्रोलैटरली डायरेक्टेड है। ये कोनिकल है शेप में। इसकी जो बेस है ये ब्रॉड है। एज यू कैन सी है एपेक्स के मुकाबले में उसकी जो बेस है वो ज़्यादा ब्रॉड है, एंड इट लाइज एट द बॉटम ऑफ इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस। यानी इस ये जो है हमारे पास बेस ऑफ दिस सेंट्रल पिलर मेलोडियस, इसके आगे शुरू हो जाता है इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस। ये जो था हमारा ये है एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस, ये है इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस। ये उसकी बॉटम है, ये इस इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस की बॉटम है। सो इसकी जो बेस है वो इसकी बॉटम पर लाई कर रही है। इस सेंट्रल पिलर मेलोडियस की जो बेस है वो इस इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस की बॉटम पर लाई कर रही है, और इसकी बेस को नर्व फाइबर्स पास करते हैं कॉकलियर नर्व के। लेट्स सपोज इसके अंदर कॉकलियर नर्व है, वेस्टिबुलर नर्व है, फेशियल नर्व है। वेस्टिबुलो कॉकलियर एक ही नर्व है, 8th क्रेनियल नर्व, लेकिन उसके दो पार्ट्स हैं। एक वेस्टिबुलर नर्व अलग है, कॉकलियर नर्व अलग है, और उसके साथ साथ इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस में 7th क्रेनियल नर्व भी रन कर रही होती है। तो उसमें से जो कॉकलियर नर्व है उसके फाइबर जो हैं वो इसकी बेस को पायर्स करते हैं, इस सेंट्रल पिलर की बेस को पायर्स करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस सेंट्रल पिलर के अराउंड एक हॉलो बोनी ट्यूब जो है वो इस तरह टर्न बनाती है। उनमें से जो फर्स्ट टर्न होता है, जैसा कि ये एक पिलर है और ये एक बोनी ट्यूब है, बिल्कुल स्ट्रेट है। अब उसके अराउंड
हमने डिटेल में डिस्कस किया, उसमें मीडियल वाल के स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर एक प्रोमिनेंस होती है, एक प्रोजेक्शन होती है मीडियल वाल पर, उसको हम प्रोमोन्ट्री कहते हैं, और वो जो है कॉकलिया के फर्स्ट टर्न की वजह से बनती है। अगर आपने डिटेल में देखना है तो आप वो वाली वीडियो देख लें। यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल्का सा बताने जा रहा हूँ कि किस तरह बनता है बेसिकली। दिस इज आवर एक्सटर्नल एयर, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, दिस इज मिडल एयर, और यहाँ पर है हमारे पास कॉकलिया। तो ये जो कॉकलिया है यूं इस तरह टर्न की होती है। ये जो ये वाला टर्न है, असल में वो यूं टर्न नहीं करती, यूं टर्न कर रही है। तो ये वाला जो है ये पहला टर्न है, उसके बाद ये दूसरा टर्न है, और ये तीसरा टर्न है। तो इनमें से ये जो पहला टर्न है ये वाला, इसको हम बेजल टर्न भी कहते हैं। ये मिडल एयर की मीडियल वाल पर एक इनवर्ड बल्जिंग प्रोड्यूस करता है, प्रोजेक्शन प्रोड्यूस करता है। उस प्रोजेक्शन को हम नाम देते हैं प्रोमोन्ट्री। अब ये जो टर्न यहाँ पर ये प्रोजेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, इसको हमने नाम क्या दिया है, प्रोमोन्ट्री। एक और चीज़ कि ये अब जो पिलर है हमारा ये इस तरह डायरेक्टेड है, ये कोनिकल है इन शेप। इसका एपेक्स जो है वो एंट्रोलैटरली डायरेक्टेड है, बेस पोस्टरोमीडियली डायरेक्टेड है। अब जो कॉकलिया है उसने इसके अराउंड टर्न करना है। तो पहला टर्न ये हो गया, दूसरा टर्न ये हो गया, तीसरा टर्न ये हो गया। लेट्स सपोज इस तरह उसने टर्न करना है। अगर हम कोनिकल स्ट्रक्चर को देखें, उसकी बेस ब्रॉड है, और जैसे जैसे हम एपेक्स की तरफ मूव कर रहे हैं उसकी जो ब्रॉडनेस है वो कम होती जा रही है, और एपेक्स जो है वो बहुत ही थिन है। तो इट मीन्स अगर हम बेस से एपेक्स की तरफ मूव करें तो उसका जो डायामीटर है वो कम होता जाएगा, उसका रेडियस कम होता जाएगा। सो इसी तरह अगर उसके अराउंड जो कॉकलिया टर्न कर रही है वो भी बेजल साइड की तरफ जो टर्न होगा वो बड़ा होगा, और जैसे जैसे वो टर्न जो है वो एपेक्स की तरफ मूव करते जाएंगे तो उनका रेडियस जो है वो कम होता जाएगा। सो इनमें से जो फर्स्ट टर्न है ये वाला, ये जो है बेसिकली मीडियल वाल पे एक प्रोजेक्शन प्रोड्यूस करता है जिसको हमने प्रोमोन्ट्री का नाम दिया। और फिर जैसे जैसे हम एपेक्स की तरफ मूव करते जाते हैं तो ये जो सक्सेसिव टर्न्स आते जाते हैं इनका रेडियस जो है वो स्मॉलर होता जाता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि बेसिकली इट रिजेंबल्स लाइक अ स्नेल शेल, और इट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल पिलर जिसको हमने मेलोडियस का नाम दिया है। ये मेलोडियस जो है ये कोनिकल है इन शेप। इट्स apex is directed anterolaterally, apex is directed anterolaterally and base is directed posteromedially. Its base is broad and lies at the bottom of internal acoustic meatus, और इसको पार्स कौन करते हैं, नर्व फाइबर्स ऑफ द कॉकलियर नर्व। कॉकलियर नर्व के आफ्रेंट फाइबर्स इस बेस को पार्स कर रहे होते हैं। अब चूंकि ये कोनिकल है स्ट्रक्चर, तो जैसे जैसे एपेक्स की तरफ मूव करें उसका डायमीटर कम होता जा रहा है। और इसी तरह जो कॉकलिया इसके अराउंड टर्न कर रहा है वो भी जब एपेक्स की तरफ मूव करेगा तो जो टर्न्स हैं उनका साइज कम होता जाएगा, उनका रेडियस कम होता जाएगा। तो इस तरह जो एपेक्स के करीब वाला टर्न होगा उसका रेडियस कम होगा, और जो बेस के करीब वाला टर्न होगा उसका रेडियस जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि जो सेंट्रल पिलर है मेलोडियस उसका भी बेस की तरफ रेडियस ज़्यादा है और एपेक्स की तरफ रेडियस कम है। और इनमें से ये जो फर्स्ट टर्न है ये मीडियल वाल पे एक प्रोजेक्शन प्रोड्यूस करता है जिसको हमने प्रोमोन्ट्री का नाम दिया है। एक और चीज, अगर मैं इंटरनल एयर को ड्रा करूं सेमी सर्कुलर कैनाल में ड्रा नहीं कर रहा, सिर्फ ये बताना है कॉकलिया। इसके अंदर ये क्या है हमारे पास, ये है बेसिकली कॉकलियर डक्ट। कॉकलियर डक्ट जो है इट फॉर्म्स अ शेल्फ अक्रॉस द कॉकलिया, और उसने कॉकलिया को दो रीजन में डिवाइड कर दिया। लेट्स सपोज अगर कॉकलिया पहले
एक ही कैविटी थी, अब इस कॉक्लिया के अंदर एक ही कैविटी है, कोई और रीजन नहीं है। जब इसके अंदर ये मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ आ गया, कॉक्लियर डक्ट आ गई, तो इसने कॉक्लिया को दो रीजन्स के अंदर डिवाइड कर दिया। एक रीजन जो है, तो मैं कलर डिफरेंट कर रहा हूँ, एक रीजन जो है वो ये वाला है और एक रीजन जो है वो ये वाला है। पहले मेम्ब्रेनस जो बोनी लेब्रिंथ है कॉक्लिया, उसके अंदर कोई कैविटी नहीं है, लेट्स सपोज रीजन नहीं है, लेकिन जब उसके अंदर ये कॉक्लियर डक्ट आ गई तो उसने उसको दो रीजन्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। एक रीजन जो है वो ये वाला है और इसी तरह एक रीजन जो है वो ये वाला है। इनमें से एक रीजन को हम, इस रीजन को हम नाम देते हैं स्काला वेस्टिब्यूलाe, स्काला वेस्टिब्यूलाe, और ये वाला जो रीजन है इसको हमने नाम क्या दिया है, स्काला टिम्पेनाe, स्काला टिम्पेनाe। अब इस स्काला वेस्टिब्यूलाe और स्काला टिम्पेनाe के मुतालिक कुछ और बातें, लेकिन उनमें जाने से पहले आपको ये बता दूं कि उससे कॉक्लिया से पीछे क्या शुरू हो जाता है, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ कौन से हैं, सैक्यूल और यूट्रिकल। अब ये जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है कॉक्लिया के अंदर, कॉक्लियर डक्ट, पोस्टीरियरली इट ओपन्स इनटू सैक्यूल, पोस्टीरियरली आए तो ये सैक्यूल के अंदर ओपन हो रही है, और यहाँ पर जिस ओपनिंग के थ्रू वो इसके अंदर ओपन होती है सैक्यूल के अंदर, उस ओपनिंग को हम नाम देते हैं डक्टस यूनियंस। So what we have discussed up till now, that cochlear duct, it forms a bony shelf across the cochlea which divides the cochlea into two regions. One is known as scala vestibulae, the other is known as scala tympani. Posteriorly, this cochlear duct opens into the saccule through ductus unions. अब स्काला वेस्टिब्यूलाe और स्काला टिम्पेनाe के मुतालिक कुछ और बातें मैं आपको बताता हूँ कि मिडल एयर के साथ इनका रिलेशन क्या है। लेट्स सपोज ये है हमारा एक्सटर्नल एयर, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, दिस इज आवर मिडल एयर, ये मिडल एयर है, ये उसकी लैटरल वॉल है, ये मीडियल वॉल है। मैं एंटीरियर व्यू से मैं ड्रा कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, कॉक्लिया बेसिकली एक कॉइल स्ट्रक्चर है, ये इस तरह कॉक्लिया ये कॉइल स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर मैं इसकी कॉइलिंग ख़त्म कर दूँ, इसको अनकॉइल कर दूँ और बिल्कुल स्ट्रेट एक ट्यूब बना दूँ, ये होता नहीं है ऐसे, लेकिन समझने के लिए मैं बना रहा हूँ कि इसको मैंने एक ट्यूब बना दिया बिल्कुल। पहले ये कॉइल स्ट्रक्चर था, अब उस कॉइलिंग को सीधा करके अनकॉइल करके एक ट्यूब बना दिए, ये है अब कॉक्लिया। जैसा कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जो मेम्ब्रेनस डक्ट है, कॉक्लियर डक्ट है, इट फॉर्म्स अ शेल्फ अक्रॉस द कॉक्लिया, और उसको दो रीजन्स के अंदर डिवाइड कर देती है। एक रीजन ये है, एक रीजन ये है। ये वाला रीजन कौन सा है, स्काला वेस्टिब्यूलाe, और ये वाला रीजन कौन सा है, स्काला टिम्पेनाe। अब हम देखते हैं कि ये स्काला वेस्टिब्यूलाe और स्काला टिम्पेनाe को इस मिडल एयर कैविटी से कौन सी चीज़ सेपरेट कर रही होती है। यहाँ पर भी एक ओपनिंग होती है और यहाँ पर भी एक ओपनिंग होती है। मिडल एयर कैविटी और स्काला वेस्टिब्यूलाe के दरमियान में भी एक ओपनिंग होती है, मिडल एयर कैविटी और स्काला टिम्पेनाe के दरमियान में भी एक ओपनिंग होती है। इस ओपनिंग पर हमारे पास होती है बेस ऑफ स्टेपीज, दिस ओपनिंग इज क्लोज बाय बेस ऑफ स्टेपीज, दिस ओपनिंग इज क्लोज बाय बेस ऑफ स्टेपीज, and this opening is closed by secondary tympanic membrane. So it means अगर कोई पूछता है कि स्काला वेस्टिब्यूलाe को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कौन सी चीज़ सेपरेट कर रही होती है, तो हम कहेंगे कि मिडल एयर कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्काला वेस्टिब्यूलाe बाय द बेस ऑफ स्टेपीज। ये सारा मिडल एयर का रिलेशन जो है हम मिडल एयर के लेक्चर के अंदर भी डिटेल से देख चुके हैं, यहाँ बस मैं रिव्यू दे रहा हूँ। Scala vestibulae is separated from the middle ear cavity by the base of stapes, and this scala tympani is separated from the middle ear cavity by secondary tympanic membrane. Secondary tympanic membrane.
Before going into the further detail of cochlea, I would like to review what we have learned up to now. That step by step. First of all, cochlea resembles like a snail shell, and posteriorly it opens into the vestibule. It consists of a central pillar called melodius, which is conical in shape. Its apex is directed anterolaterally and base is directed posteromedially. Its base is broad as compared to the apex and lies at the bottom of the internal acoustic meatus. This is the bottom of internal acoustic meatus. The base of this melodius lies at the bottom of internal acoustic meatus, and it is pierced by afferent fibers of cochlear nerve. Around this central pillar, a hollow bony tube makes 2.5 tons. 2.5 tons. इनमें से जो फर्स्ट टर्न है, दिस टर्न इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमोनटरी सीन ऑन द मीडियल वॉल ऑफ द मिडल एयर. और चूंकि ये कॉनिकल स्ट्रक्चर है, तो जैसे जैसे हम एपेक्स की तरफ मूव कर रहे हैं, इसका रेडियस जो है वो कम होता जा रहा है. सो इसी तरह जो टर्न्स हैं, जब जैसे जैसे एपेक्स करीब आते जाएंगे, उन टर्न्स का रेडियस भी कम होता जाएगा, क्योंकि जिस चीज़ के अराउंड वो टर्न कर रहे हैं, जब उसका रेडियस एपेक्स की तरफ जाते हुए कम हो रहा है, तो टर्न्स का रेडियस ऑटोमेटिकली इनकी तरफ जाते हुए कम होगा. अब इस स्काला मीडिया, जो कॉक्लियर डक्ट है, इसको स्काला मीडिया भी कहते हैं. दिस कॉक्लियर डक्ट और स्काला मीडिया, इट फॉर्म्स अ शेल्फ अक्रॉस द कॉक्लिया and divides it into two regions. This is known as cochlear duct or scala vestibuli or scala media. It divides the cochlea into two regions. One is this region, this is known as scala vestibuli, and this is known as scala tympani. Scala vestibuli is separated from the middle ear cavity by the base of stapes, and scala tympani is separated from the middle ear cavity by the secondary tympanic membrane. अब हम इसका क्रॉस सेक्शन लेके देखते हैं कि हिस्टोलॉजिकली कॉक्लिया किस तरह दिखाई देता है. लेट्स सपोज पहले आपको मैं बता दूं कि इसका सेक्शन हमने लेना कैसे था, आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो. ये इस तरह कॉक्लिया जो है ये टर्न कर रहा है. लेट्स सपोज इसको अब मैंने बिल्कुल एक ट्यूब बना दी है, इसकी कॉइलिंग ख़त्म करके उसको अनकॉइल कर दिया, और अब ये एक ट्यूब की तरह है. अब अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ, इसका ट्रांसफर्स सेक्शन लेना है हमने, इसको मैं कट करूँ और यहाँ से देखूँ, अब इसके अंदर ये भी प्रेजेंट है. इसके अंदर ये भी प्रेजेंट है, और ये वाली कौन सी जगह है, ये थी उसकी बेस. जो सेंट्रल पिलर था उसकी ये बेस है, और ये उसका एपेक्स है. लेट्स सपोज तो बेस जो है इस जगह पर ये पोस्टीरियरली जाएं, तो ये मैंने क्या बताया था कि पोस्टीरियरली कॉक्लियर डक्ट इट ओपन्स इनटू द सैक्यूल थ्रू डक्टस यूनियंस. एपेक्स की तरफ जाएं तो ये पूरा एंड तक नहीं जाती, यहाँ पर आकर टर्मिनेट हो जाती है, और ये वाला एरिया जो होता है फ्री होता है. इस एरिया के थ्रू स्काला वेस्टिबुलाई और स्काला टेम्पेनाई आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इस एरिया को हम नाम देते हैं हेलिकोप्लीमा. ज़्यादा अच्छी डायग्राम मैं ड्रा कर देता हूँ. दिस इज कॉक्लिया, दिस इज वेस्टिब्यूल. इस कॉक्लिया के अंदर क्या है, ये है हमारी कॉक्लियर डक्ट, और पोस्टीरियरली यहाँ वेस्टिब्यूल के अंदर क्या है, सैक्यूल और यूट्रिकल. सो पोस्टीरियरली दिस कॉक्लियर डक्ट ओपन्स इनटू सैक्यूल थ्रू डक्टस यूनियंस. अगर हम एपेक्स की तरफ जाएं, ये एपेक्स है ना, ये बेस है, यहाँ पर होता है हमारे पास सेंट्रल पिलर, उसके अराउंड ये टर्न कर रही है. तो ये वाला एरिया जो है ये बेस है, और ये वाला है एपेक्स. बेस की तरफ आ जाए यानी पोस्टीरियरली आ जाए, जैसा कि ये सेंट्रल पिलर जो था वो यूं लोकेटेड था, एपेक्स जो है वो एंटीरियरली है,
और बेस जो है वो पोस्टीरियरली है। तो ये वाला जो एरिया है ये चूँकि पोस्टीरियर है कॉक्लियर डक्ट का, सो इट मीन्स ये वाला एरिया कौन सा होगा, बेस, क्योंकि बेस जो है वो पोस्टीरियरली लोकेटेड है और एपेक्स जो है वो एंटीरियरली लोकेटेड है, इसलिए कॉक्लियर डक्ट का ये वाला एरिया कौन सा होगा, एंटीरियर। जब हम कॉक्लियर डक्ट को फॉलो करते हुए पोस्टीरियरली आते हैं तो इट ओपन्स इनटू सैक्यूल थ्रू डक्टस यूनियंस, और एंटीरियरली जाते हैं एपेक्स की तरफ जाते हैं तो इट टर्मिनेट्स, यहाँ पे आगे टर्मिनेट कर जाती है। हम पहले बता चुके हैं कि ये जो कॉक्लियर डक्ट है ये दो रीजन्स के अंदर कॉक्लिया को डिवाइड कर रही है। एक ये वाला रीजन है सारा, ये, और दूसरा है ये वाला एरिया रीजन। ये वाला रीजन कौन सा था, स्काला वेस्टिबुलर, और ये वाला रीजन कौन सा था, स्काला टेम्पेनाई। इस पॉइंट पे आके देखें कि स्काला वेस्टिबुलर और स्काला टेम्पेनाई एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये इस जगह पर आकर टर्मिनेट हो रही है, आगे एंड तक नहीं गई। लेट्स सपोज अगर इस तरह ये इस तरह ओपन हो गई है, इसी तरह ये यहाँ तक आ जाती तो ये दोनों एरियाज बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट थे, कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, लेकिन ये यहीं पे ही टर्मिनेट कर जाती है। और ये जो थोड़ा सा बीच में गैप बचता है इसके थ्रू दोनों एरियाज आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो इट मीन्स स्काला वेस्टिबुलर स्काला टेम्पेनाई जो हैं वो इस एरिया पर आकर कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉक्लियर डक्ट है पोस्टीरियरली तो ये सैक्यूल के अंदर ओपन हो रही है, लेकिन एंटीरियरली इस जगह पर आकर टर्मिनेट हो रही है। इस एरिया में वो डेफिशिएंट है, इसलिए इस एरिया के थ्रू दोनों रीजन्स जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस पॉइंट को जिस जगह पर दोनों रीजन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं हेलिकोट्रीमा। So we can say that cochlear duct posteriorly opens into the saccule and anteriorly it terminates near the helicotryma। अब हम आते हैं उसके ट्रांसवर्स सेक्शन की तरफ। तो मैं बता रहा था कि ये बेसिकली यूं एक कॉइल स्ट्रक्चर है। लेट्स सपोज इसको हमने कर दिया बिल्कुल स्ट्रेट, इसकी कॉइलिंग जो है वो ख़त्म कर दी हमने। उसके अंदर ये कौन सी चीज़ है, मेम्ब्रेनस डक्ट, ये कौन सी है, कॉक्लियर डक्ट, और ये वाला एरिया कौन सा है, स्काला वेस्टिबुलर, और ये वाला एरिया कौन सा है, स्काला टेम्पेनाई। और ये पॉइंट जिस जगह पर आकर दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं इसको हम नाम देते हैं हेलिकोट्रीमा। तो अब इस जगह पर मैं उसको कट करके देख रहा हूँ कि हमें किस तरह नज़र आता है। इसका मैं ट्रांसवर्स सेक्शन ले रहा हूँ। तो अब ट्रांसवर्स सेक्शन में हमने कॉक्लिया को डिस्कस करना है। लेट्स सपोज ये है हमारा सेंट्रल पिलर मेलोडियस, इसके अराउंड जो है वो इस तरह कॉक्लिया जो है वो टर्न करती है। अब हम उसका सेक्शन लेके देखते हैं कि किस तरह हमें नजर आती है। इस जगह पर कौन सा टर्न होगा, बेजल टर्न, और बेजल टर्न का जो रेडियस है वो सबसे ज़्यादा होता है। उसका सेक्शन ले लिया मैंने। उसके बाद कौन सा टर्न आता है, सेकेंड टर्न, उसका रेडियस जो है वो फर्स्ट टर्न से कम होता है। और फिर जो थर्ड टर्न आता है उसका रेडियस भी उससे भी कम होता है, क्योंकि ये कोनिकल स्ट्रक्चर है, बेस से एपेक्स की तरफ जाते हुए रेडियस कम हो रहा है। तो इस तरह जो टर्न्स इसके अराउंड थे उनका रेडियस भी कम होता जाएगा। अब हमने ट्रांसवर्स सेक्शन ले लिया है इस कॉक्लियर डक्ट का। ये सेंट्रल पिलर बिल्कुल वैसे ही है, जो कॉक्लियर फोल्ड्स थे उसके अराउंड, इस सेंट्रल पिलर के अराउंड जो फोल्ड्स थे उनका हमने सेक्शन ले लिया। तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरह नज़र आता है। पहले ये इस तरह था, उसके अंदर ये स्काला वेस्टिबुलर, स्काला मीडिया या कॉक्लियर डक्ट, स्काला टेम्पेनाई। जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन लेके देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि ये जो चीज़ है ये कौन सी है, स्काला मीडिया या कॉक्लियर डक्ट। ये ट्रायंगुलर है इन शेप। ये किस तरह ट्रायंगुलर है, ये है हमारा
प्रोजेक्ट करती है। शेल्फ ऑफ बोन जो है वो ऐसे इनवर्ड प्रोजेक्ट करता है इनटू द सेंट्रल कैनाल। इसी तरह हर हर फोल्ड के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट कर रहा होता है। इसको हम नाम देते हैं स्पाइरल लैमिना। इसको हम क्या नाम देते हैं? स्पाइरल लैमिना। इट इज बेसिकली अ शेल्फ ऑफ बोन प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द मेलोडियस टू द इंटीरियर ऑफ द कैनाल। ठीक है, अब यहाँ ये है हमारे पास बोनी लैब्रिंथ, कॉकलिया। ये पूरे का पूरा क्या है? कॉकलिया। अब इसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें होनी चाहिए, स्काला वेस्टिबुला, स्काला मीडिया और स्काला टिम्पेनाई। तो अब हम उसको ड्रा करते हैं। यहाँ से दो मेम्ब्रेन्स जो हैं वो प्रोजेक्ट करती हैं। एक मेम्ब्रेन जो है वो इस तरह प्रोजेक्ट करती है और एक मेम्ब्रेन जो है वो इस तरह प्रोजेक्ट करती है। तो अब हमारे पास तीन कैविटीज बन गई। ये जो है स्काला मीडिया या कॉकलियर डक्ट, इट इज़ बेसिकली ट्राइएंगुलर इन शेप। जैसा कि आप देख सकते हैं, इट इज़ ट्राइएंगुलर इन शेप। और इस स्काला मीडिया की ट्राइएंगुलर होने की वजह से जो पूरी ये कॉकलिया है, कॉकलियर डक्ट जो है, सॉरी कॉकलियर डक्ट नहीं, कॉकलिया, वो तीन कैविटीज के अंदर डिवाइड है। एक कैविटी ये है, एक कैविटी ये है और एक कैविटी ये है। ये जो कैविटी है ये है स्काला वेस्टिबुला है और ये वाली जो कैविटी है ये है स्काला टिम्पेनाई। और ये जो है बीच में, इसको हम नाम देते हैं स्काला मीडिया या कॉकलियर डक्ट। अब वो मेम्ब्रेन, ये वाली जो स्काला मीडिया या कॉकलियर डक्ट को स्काला वेस्टिबुला से सेपरेट कर रही है, इसको हम नाम देते हैं वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन या रीजनल मेम्ब्रेन। और वो मेम्ब्रेन जो स्काला मीडिया को स्काला टिम्पेनाई से सेपरेट कर रही है, उसको हम नाम देते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। इसको हम नाम क्या देते हैं? वेस्टिबुलर या रीजनल, REISNER, रीजनल मेम्ब्रेन। और इस वाली मेम्ब्रेन को जो स्काला मीडिया और स्काला टिम्पेनाई को सेपरेट कर रही है, इसको हम नाम देते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन। अब ये जो स्काला वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन है या रीजनल मेम्ब्रेन है, इट कंसिस्ट ऑफ अ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू पर मुश्तमिल होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। और इसकी दोनों साइड पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। दोनों साइड पे क्या होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सो द रीजनल मेम्ब्रेन separates the scala vestibula from the scala media. It consists of a loose connective tissue covered by simple squamous epithelium on both sides. यानी उसकी वो साइड जो स्काला मीडिया को फेस कर रही है उस जगह पे भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, और वो साइड जो स्काला वेस्टिबुला को फेस कर रही है उस जगह पर भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। जबकि ये मेम्ब्रेन जो है ये है बेसिलर मेम्ब्रेन। इट सेपरेट्स द स्काला मीडिया फ्रॉम द स्काला टिम्पेनाई, फ्रॉम द स्काला टिम्पेनाई। और ये प्रोजेक्ट कहाँ से करती है? फ्रॉम द स्पाइरल लैमिना। जो लैटरल बोनी वॉल है, ये पूरी ये ग्रीन कलर की क्या है? ये बोनी कैविटी है ना, कॉकलिया है। कॉकलिया एक बोनी कैविटी है, उसके अंदर ये मेम्ब्रेनस कैविटी है। ये ओवरऑल तो बोनी कैविटी और ये उसकी क्या है? लैटरल बोनी वॉल्स। तो ये स्पाइरल लैमिना से स्टार्ट होके ये कहाँ प्रोजेक्ट करती है? ऐसे लैटरल बोनी वॉल तक। इट कंसिस्ट ऑफ कोलेजन फाइबर्स। इस पे क्या होते हैं? कोलेजन फाइबर्स। वो लूज कनेक्टिव टिश्यू पर मुश्तमिल थी, ये मुश्तमिल होती है कोलेजन फाइबर्स पर। और इसकी भी दोनों साइड पे एपिथेलियम होती है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जो इंफीरियर साइड है उस पे होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, उस पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और उसकी ये जो सुपीरियर साइड है इस पर एक स्पेशल एपिथेलियम होती है, स्पेशल सेंसरी एपिथेलियम, जो कि ऑर्गन ऑफ कॉल्टी बनाती है। विच फॉर्म? ऑर्गन ऑफ कॉल्टी। एंड ऑर्गन ऑफ कॉल्टी इज बेसिकली द ऑर्गन फॉर हेयरिंग। जब हम उसका मैकेनिज्म देखेंगे तो वो डिटेल में आपको मैं ऑर्गन ऑफ कॉल्टी बताऊंगा। अभी फिलहाल बेसिक ओरिएंटेशन पे फोकस करें कि इसकी जो इंफीरियर सरफेस है उस पर
सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सुपीरियर पे एक सेंसरी एपिथेलियम होती है जो कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टी बनाती है, और इस मेम्ब्रेन को हम बेसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं, इसको रीजनल या वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन कहते हैं। वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन जो है वो स्काला वेस्टिबुला को स्काला मीडिया से सेपरेट कर रही है, और बेसिलर मेम्ब्रेन स्काला मीडिया को स्काला टेम्पेनाई के थ्रू सेपरेट कर रही है। ये हम देख रहे हैं इस जगह से, इस जगह से, इस जगह से अगर मैं देखूं यूं करके तो मुझे ऐसा नज़र आएगा। ये हम उसको साइड से इस तरह देखते हैं, जब इस तरह इधर से देखते हैं ना उसको, सपोज ये बंदे की आँख है और वो बिल्कुल इस एंगल से देख रहा है, तब वो उसको ऐसा नज़र आएगा। अब ये उसको एंटीरियर व्यू नज़र आ रहा है ना, लेट्स सपोज ये वाला व्यू, अगर ये पीछे की तरफ जाए, यहाँ से वो देख रहा है यहाँ से, तो उसको ऐसा नज़र आ रहा है। अगर वो पीछे की तरफ जाए तो पीछे की तरफ जाए तो ये स्काला वेस्टिबुलर स्काला टेम्पेनाई जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, और ये जो स्काला मीडिया है ये इस लेवल पे आके टर्मिनेट कर देगी। अब हमने सेक्शन कहाँ लिया, हमने सेक्शन लिया है इस जगह पे। अगर हम सेक्शन ले लें इस जगह पे तो आपको ये स्काला मीडिया नज़र आएगी? नहीं नज़र आएगी, क्योंकि ये हेलिकोट्रीमा के नज़दीक आके टर्मिनेट कर रही है। इस जगह पे हमने सेक्शन लेके इस जगह से देख रहे हैं, तो जो हमें नज़र आ रहा है उसको मैंने यूं करके इस तरह बना दिया है, इस तरह हमें नज़र आता है यहाँ से सेक्शन लेके, ये ट्रायंगुलर है। अब इस स्काला मीडिया के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं एंडोलिम्फ। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में कि जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? एंडोलिम्फ। ये कॉक्लियर डक्ट भी बेसिकली एक मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है, इसलिए इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा वो एंडोलिम्फ होगा। और जो इस मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, ये एक मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है और ये बोनी लेब्रिंथ, इस मेम्ब्रेनस और बोनी लेब्रिंथ को जो फ्लूइड सेपरेट कर रहा होगा वो कौन सा होगा? पेरिलिम्फ। तो इसमें स्काला टेम्पेनाई के अंदर भी पेरिलिम्फ प्रेजेंट है और स्काला वेस्टिबुलाई के अंदर भी पेरिलिम्फ प्रेजेंट है। अब एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि स्काला मीडिया की जो एपिथेलियम है इसकी लोकेशन के हिसाब से जो है वो वेरी करती रहती है। अगर मैं इसको सेपरेटली यहाँ ड्रा करूँ, अब मैं सिर्फ इस स्काला मीडिया को यहाँ सेपरेटली ड्रा कर रहा हूँ। दिस इज बेसिलर मेम्ब्रेन, दिस इज वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन और रीजनल मेम्ब्रेन। क्लियर है? ये है हमारा स्पाइरल लेमिना, और यहाँ पर क्या है? हमारा सेंट्रल पिलर। सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है स्काला मीडिया वाला वो मैंने अलग यहाँ ड्रा किया है। ये कौन सी मेम्ब्रेन है? रीजनल मेम्ब्रेन। ये कौन सी है? बेसिलर मेम्ब्रेन। अगर हम रीजनल मेम्ब्रेन पे एपिथेलियम की बात करें तो वो होती है सिंपल स्क्वेमस, दोनों साइड पे सिंपल स्क्वेमस होती है दोनों साइड पे। ये वाला जो एरिया है जिस जगह पर स्पाइरल लेमिना प्रेजेंट है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जिस जगह पे ये स्पाइरल लेमिना प्रेजेंट है, इस एरिया को हम कहते हैं लिम्बस, और इस प्रोजेक्शन को हम नाम देते हैं स्पाइरल लेमिना। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये वाला एरिया जो है इसको हम नाम देते हैं लिम्बस का, और इस लिम्बस के अंदर ये जो प्रोजेक्शन है इसको हम नाम देते हैं स्पाइरल लेमिना। थ्रू आउट रीजनल मेम्ब्रेन पर जो एपिथेलियम है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, जबकि इस लिम्बस के करीब आके इस लिम्बस पे होती है क्यूबाइडल। लिम्बस वाली जगह पे क्या होती है? क्यूबाइडल। अब ये आ गई बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन की इंफीरियर सरफेस पे क्या होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और उस वो एपिथेलियल सेल्स जो बेसिलर मेम्ब्रेन की इंफीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं उनको हम नाम देते हैं सेल्स ऑफ क्लॉडियस। सेल्स ऑफ क्लॉडियस। तो यहाँ पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम दोनों साइड पे, यहाँ इसकी इंफीरियर सरफेस पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, उसको हमने नाम दिया है, वो जो सेल्स यहाँ प्रेजेंट है वो सेल्स ऑफ क्लॉडियस। और लिम्बस पे जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो क्यूबाइडल शेप्ड होते हैं। अब आगे उसकी लैटरल सरफेस, ये वाली जो कि इस बोनी
लैटरल बोनी वॉल के साथ टच है। यहाँ पे अगर मैं ड्रा करूँ तो ये पूरी कैविटी उस तरह बन गई, स्काला टेम्पना है, स्काला वेस्टिब्यूला है, और ये उसकी लैटरल बोनी वॉल। सो ये जो स्काला मीडिया की लैटरल वॉल है, ये वाली, जो कि इस लैटरल बोनी वॉल के साथ कांटेक्ट में है, इस पर कौन कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है? इस पर एपिथेलियम प्रेजेंट होती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। मैं वो पूरी ड्रा नहीं करूँगा, मैं सिर्फ शो कर देता हूँ। यहाँ पर एपिथेलियम प्रेजेंट होती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इस जगह पे क्या प्रेजेंट होती है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इस स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के लैटरली नीचे की तरफ यहाँ पर एक वेस्क्यूलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एक वेस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, और उसके पीछे लैटरल बोनी वॉल। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो मैंने यहाँ लार्ज करके शो किया, जिसमें ये स्काला मीडिया है, स्काला टेम्पना है, स्काला वेस्टिबुला है। रीजनल मेम्ब्रेन पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम दोनों साइड पे, बेसिलर मेम्ब्रेन की इंफीरियर सरफेस पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, लिम्बस पे जो सेल्स होते हैं वो क्यूबाइडल शेप होते हैं, लैटरल सरफेस पे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, और उस स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के पीछे जो ये वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, इस वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू को हम नाम देते हैं स्ट्राया वेस्क्युलरिस। स्ट्राया वेस्क्युलरिस। ये मैं इसके इतना जोर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्ट्राया वेस्क्युलरिस है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि स्काला मीडिया के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है? एंडोलिम्फ। ये एंडोलिम्फ आता कहाँ से? सवाल तो ये है कि ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है? ये प्रोड्यूस होता है इस स्काला स्ट्राया वेस्क्युलरिस से, which is the vascular connective tissue behind the pseudostratified epithelium। उसके पीछे जो कनेक्टिव टिश्यू है वेस्क्युलर, इसको हम नाम देते हैं स्ट्राया वेस्क्युलरिस, और यही स्ट्राया वेस्क्युलरिस जो है वो एंडोलिम्फ प्रोड्यूस करता है, जो कि इस स्काला मीडिया के अंदर प्रेजेंट है। और बाद में हम देखेंगे कि ये जो स्काला मीडिया के अंदर एंडोलिम्फ है, इसका नर्व इम्पल्स की जनरेशन में बहुत अहम रोल है। अब रह गई हमारे पास ये सरफेस, सिर्फ सुपीरियर सरफेस ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन। इस सुपीरियर सरफेस पर एक स्पेशलाइज्ड सेंसरी एपिथेलियम होती है विच फॉर्म्स ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। तो अब लास्ट में हम डिस्कस करते हैं कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टी क्या होते हैं। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी क्या होते हैं? ये है बोनी ट्यूब कॉकलिया, हाफ कट करके हमने सेक्शन दिया हुआ है, और उसके अंदर ये क्या है? स्पाइरल लैमिना। स्पाइरल लैमिना से दो मेम्ब्रेन्स जाती हैं। ये वाली मेम्ब्रेन कौन सी है? रीजनल मेम्ब्रेन और वेस्टिब्युलर मेम्ब्रेन। और ये वाली मेम्ब्रेन कौन सी है? बेसिलर मेम्ब्रेन। ये वाली कौन सी है? बेसिलर मेम्ब्रेन। तो ये वाली कैविटी कौन सी आ गई? स्काला टेम्पना। ये वाली कौन सी होगी? स्काला वेस्टिब्युलर। और ये कौन सी होगी? स्काला मीडिया। अब मैं बाकी सारी एपिथेलियम्स ड्रा नहीं करूँगा कि रीजनल मेम्ब्रेन पे कौन सी होती है, इसकी लैटरल वॉल पे कौन सी होती है, इंफीरियर सरफेस पे कौन सी होती है, लिम्बस पे कौन सी होती है। अब मैं सिर्फ वो वाली एपिथेलियम बनाऊंगा जो इस जगह पे होती है। यानी अब मैं ड्रा करने लगा हूँ ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज बेसिकली द ऑर्गन ऑफ हेयरिंग, सेंसरी ऑर्गन फॉर हेयरिंग, सेंसरी ऑर्गन फॉर हेयरिंग। और वो दो तरह के सेल्स पर मुश्तमिल होता है। एक है न्यूरो एपिथेलियल सेल्स और दूसरे हैं स्पोर्टिव सेल्स। तो सबसे पहले मैं ड्रा करता हूँ स्पोर्टिव सेल्स। स्पोर्टिव सेल्स ये स्पोर्टिव सेल्स क्या कर रहे हैं? ये बेसिकली न्यूरो एपिथेलियल सेल्स जो हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस मेम्ब्रेन पर हमारे पास सपोर्टिव सेल्स होते हैं, जिन्हें हम सपोर्टिव सेल्स ही कहते हैं जनरली। इसके बाद हमारे पास आते हैं न्यूरो एपिथेलियल सेल्स, उनको हम नाम देते हैं हेयर सेल्स।
HAIR, हेयर, ये वाला हेयर, हेयर सेल्स, उनको हम नाम देते हैं हेयर सेल्स। हेयर सेल्स को हम दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप जो है वो ये है, और एक ग्रुप ये है। ये वाला एरिया मैंने कौन सा बताया था, ये वाला एरिया लिम्बस। एक हेयर सेल्स का जो ग्रुप है वो प्रेजेंट है लिम्बस के करीब, और एक हेयर सेल्स का जो ग्रुप है वो प्रेजेंट है लिम्बस से दूर। तो वो वाला हेयर सेल्स का ग्रुप जो लिम्बस के करीब प्रेजेंट है, इसको हम नाम देते हैं इनर हेयर सेल्स, और वो हेयर सेल्स जो लिम्बस से अवे प्रेजेंट है, इनको हम नाम देते हैं आउटर हेयर सेल्स। इनर हेयर सेल्स, आउटर हेयर सेल्स। जो इनर हेयर सेल्स होते हैं ये शॉर्ट होते हैं, और ये जो आउटर हेयर सेल्स हैं ये लॉन्ग होते हैं। इनर हेयर सेल्स पीयर शेप्ड होते हैं, और जो आउटर हेयर सेल्स हैं वो सिलेंड्रिकल शेप्ड होते हैं। तो एक और बात कि इनर हेयर सेल्स हैं ये एक सिंगल रो बनाते हैं, यानी ये एक जगह पीछे चलते जाएं तो एक सिंगल सेल्स की रो होगी। लेट्स सपोज अगला सेल ये, अगला सेल ये, अगला ये, अगला ये, अगला ये, तो इस तरह पीछे की तरफ एक सिंगल रो। लेट्स सपोज ये है एक, ये वाली जो जगह है मेरा फेस, लेट्स सपोज ये लिम्बस है, एक उसके करीब सेल प्रेजेंट है ये इनर हेयर सेल, और एक अवे प्रेजेंट आउटर हेयर सेल। जो इनर हेयर सेल है ये एक सिंगल रो ऑफ सेल्स बनाते हैं। सिंगल रो का क्या मतलब कि एक सेल प्रेजेंट है, एक फिर उसके पीछे प्रेजेंट है, एक फिर उसके पीछे प्रेजेंट है, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, एंड तक ये एक सिंगल रो ऑफ सेल्स बनाते हैं। और ये जो आउटर हेयर सेल्स हैं ये 3 to 5 रोज बनाते हैं, जैसा कि एक रो ये, एक ये, एक ये यूं समझ लें कि ये जो है आउटर हेयर सेल्स हैं, और ये 3 to 5 रोज बनाते हैं। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी, फिर उसके बाद इस रो के एंड में सेल्स जिस तरह एक सिंगल लेयर वाला बने ये जो इनर हेयर सेल्स हैं ये एक सिंगल रो बना रहे हैं। ये इस तरह ये सिंगल रो बन गई। इसी तरह की एक रोज, एक सिंगल रो ऑफ सेल है जो कि एंड तक जाती है। इसी तरह की 3 से 4 रोज जो हैं वो ये आउटर हेयर सेल्स बनाते हैं। तो ये बात क्लियर है कि इनर हेयर सेल्स जो हैं वो लिम्बस के करीब हैं, शॉर्ट हैं, पीयर शेप्ड हैं, सिंगल रो ऑफ सेल्स बनाते हैं। ये जो है वो लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, और 3 to 5 रोज ऑफ सेल्स बनाते हैं। ये पीछे की तरफ, यानी इसके पीछे फिर एक और सेल होगा, उसके पीछे और, उसके पीछे और, इसके पीछे और, फिर उसके पीछे और, फिर उसके पीछे और, इसके पीछे और, फिर उसके पीछे और, फिर उसके पीछे और। जिस तरह ये सिंगल रो बना रहे हैं ये 3 रोज बनाते हैं। लेट्स सपोज ये पीछे की तरफ है, ये ऊपर नहीं है, ये पीछे की तरफ है, मैं यहाँ शो नहीं कर सकता। ये एक रो बना रहे हैं, 3 रोज बना रहे हैं, इनर हेयर सेल्स और आउटर हेयर सेल्स। ये जो हेयर सेल्स हैं इनकी ये है बेसिलर सरफेस और ये है एपिकल सरफेस। बेसिलर सरफेस जो है ये साइनेप्टिक कनेक्शंस बनाती है विद afferent nerve fibers of cochlear nerve, afferent fibers of cochlear nerve। और ये हमारा था ये हमारा सेंट्रल पिलर था ना, ये सेंट्रल पिलर था, तो ये उस स्पाइरल लेमिना। तो इनकी जो बेसल सरफेस है वो साइनेप्टिक कनेक्शंस बनाती है विद द afferent nerve fibers of the cochlear membrane। और इनकी जो एपिकल सरफेस है वहाँ पर आपको स्टीरोसीलिया प्रेजेंट होते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं एक सेल ड्रा करूँ अलग से, उनकी जो एपिकल सरफेस है वहाँ पर स्टीरोसीलिया प्रेजेंट है, और उनकी जो बेसल सरफेस है वो afferent nerve fibers के साथ साइनेप्टिक कनेक्शन बना रही है। अब ये जो स्टीरोसीलिया हैं these are embedded in a gelatinous mass, यानी ये लिम्बस से एक मेम्ब्रेन स्टार्ट होती है यूं, जिलेटिनस मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेना टेक्टोरियस, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। इनके जो स्टीरोसीलिया हैं वो इस मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं। इनके स्टीरोसीलिया
इस मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होती है, यानी ये वाले जो स्टीरोसिलिया ये इस मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है। ये मेम्ब्रेन भी थ्रू आउट होती है एंड तक। अब इन स्टीरोसिलिया की साइड पे होते हैं पोटाशियम चैनल्स, यहाँ पे होते हैं पोटाशियम चैनल्स। और पोटाशियम की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा होती है, सेल्स के अंदर या बाहर? जाहिर सी बात सेल के अंदर ज़्यादा होती है। तो यहाँ जो पोटाशियम है वो ज़्यादा है और यहाँ कम है, और यहाँ पर चैनल मौजूद है। तो ऑल द टाइम पोटाशियम जो है वो इन चैनल्स के थ्रू बाहर जा रहा है और मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है। जब कभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना होता है तो ये जो चैनल हैं ये क्लोज हो जाते हैं। जब ये चैनल क्लोज हो गए तो पोटाशियम जो है वो बाहर नहीं जा सकेगा ना, तो जब बाहर नहीं जाएगा अंदर रहेगा, तो जो पहले नेगेटिविटी क्रिएट हो रही थी वो अब नेगेटिविटी क्रिएट नहीं हो सकेगी। और इस नेगेटिविटी क्रिएट ना होने की वजह से पॉजिटिव आयंस अंदर रहेंगे। जब पॉजिटिव आयन अंदर रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता थ्रेशोल्ड तक पहुंचते हुए वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाएगा। तो जिस तरह दूसरे सेल्स के अंदर होता है कि सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा, बल्कि पोटाशियम के बाहर ना जाने की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। अब सवाल यह है कि ये होता कैसे है। ये कौन सी कैविटी है, स्काला वेस्टिबुला है। ये कौन सी है, स्काला टेम्पेना है। पीछे जाके ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं। लेट्स सपोज ये है कॉक्लियर डक्ट, स्काला वेस्टिबुला, स्काला टेम्पेना। यहाँ कौन सी है, बेस ऑफ स्टेपीज, और यहाँ सेकेंडरी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये मार्क्स क्लियर है। तो जब कभी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है तो मिडल एयर उस वाइब्रेशंस को इस बेस ऑफ स्टेपीज के थ्रू कहाँ ट्रांसमिट कर देता है, स्काला वेस्टिबुला में, स्काला वेस्टिबुला के पेरिलिम्फ में। ये लिक्विड चूंकि इनकम्प्रेसिबल होता है, ये वाइब्रेशंस इस हेलिकोट्रीमा के थ्रू कहाँ आ जाती हैं, ट्रांसमिट हो जाती हैं स्काला टेम्पेनाई में। तो जब कभी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट कर रही है तो वाइब्रेशन कहाँ ट्रांसमिट हो गई है, इस पेरिलिम्फ ऑफ स्काला वेस्टिबुला में, और पोस्टीरियरली जाके ये स्काला टेम्पेनाई के साथ कम्युनिकेट करता है। तो वहाँ से वाइब्रेशन जो है वो कहाँ ट्रांसमिट हो गई है, स्काला टेम्पेनाई में। ये स्काला टेम्पेनाई है, तो वाइब्रेशंस यहाँ ट्रांसमिट हो गई हैं। जब वाइब्रेशन यहाँ ट्रांसमिट होती हैं, अब आगे तो कोई जगह है नहीं कि वो जाएं, तो ये वाइब्रेशन जो है ये इस बेसिलर मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करवाती हैं। जो बेसिलर मेम्ब्रेन है इनको वाइब्रेट कराती हैं, और जब बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है तो उस पर लगे सेल्स भी वाइब्रेट करेंगे, उस पर लगे स्टीरोसिलिया भी वाइब्रेट करेंगे, लेकिन ये मेम्ब्रेना टेक्टोरियस जो है वो वाइब्रेट नहीं करती। लेट्स सपोज ये है मेम्ब्रेना टेक्टोरियस और ये है स्टीरोसिलिया, ये बिल्कुल इस तरह एम्बेडेड है, ये जो है वो इस तरह एम्बेडेड है। जब कभी बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगी तो ये सेल्स वाइब्रेट होंगे, तो स्टीरोसिलिया भी वाइब्रेट करेंगे, लेकिन ये जो मेम्ब्रेना टेक्टोरियस है ये वाइब्रेट नहीं करती। सो इस तरह जो स्टीरोसिलिया है वो मेम्ब्रेना टेक्टोरियस के साथ रब करते हैं। जब कभी उनके साथ ये रब्ड होते हैं तो इनके अंदर जो पोटाशियम चैनल्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं, और जब पोटाशियम चैनल क्लोज होते हैं नेगेटिविटी कम होने लग जाती है, और जब थ्रेशोल्ड आता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, और फिर वो एक्शन पोटेंशियल इन अफरेंट नर्व फाइबर्स के थ्रू कॉक्लियर पार्ट है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व का, उनके थ्रू जाकर ब्रेन में जाता है, और ब्रेन के अंदर जाकर जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स है हमारा वहाँ पर जाता है और हमें कोई चीज़ सुनाई देती है। तो दिस वाज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टी विच इज़ द ऑर्गन ऑफ हेयरिंग। लास्ट चीज़ के कुछ ऐसी वॉइसेस हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और कुछ ऐसी वॉइसेस हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज किस तरह जो है वो परसीव करते हैं हम। बेसिलर मेम्ब्रेन है जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं वो डिफरेंट एरियाज ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जो है वो स्टिमुलेट करेगी बेसल पोर्शन ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन, और कुछ जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड है वो स्टिमुलेट करेगी एपिकल पोर्शन को। तो इसी तरह जो लाउडनेस है वो भी स्टिमुलेट करती है बेसिलर मेम्ब्रेन को डिफरेंट इंटेंसिटीज़ पर। फॉर एग्जांपल अगर कोई हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है जैसे लेडीज़ की, तो उसने बेसिलर मेम्ब्रेन के जिस पोर्शन को स्टिमुलेट करना है वो तो करना है, लेकिन जब कभी
ज़्यादा ज़ोर से बोलेगी तो वही पोर्शन बेसिलर मेम्ब्रेन का ज़्यादा वाइब्रेट करेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी है तो उसकी आवाज़ ने बेसिलर मेम्ब्रेन के जिस पोर्शन को स्टिमुलेट करना है, अगर वो ज़्यादा ज़ोर से बोले तो वो वाला पोर्शन जो है वो ज़्यादा स्टिमुलेट होगा। इस तरह जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं वो बेसिलर मेम्ब्रेन के डिफरेंट पोर्शन को स्टिमुलेट करती हैं, और अगर इंटेंसिटी वॉइस की चेंज हो तो बेसिलर मेम्ब्रेन का वो पोर्शन भी डिफरेंट इंटेंसिटी के साथ वाइब्रेट करता है, और ये एक्शन पोटेंशियल जो है वो कॉक्लियर नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कॉक्लिया. In the next video we will discuss about the structure and function of vestibular apparatus.